मुझे बताओ आपी, क्या चाहिए? एलिया उसे बेड से उतरता देखकर फौरन आगे बढ़ी। तरहीम का 8वां महीना चल रहा था। उससे चलना फिरना भी मुश्किल था, लेकिन बैठे बैठे भी पीठ अखड़ने लगती। कभी कभी तो वो तंग आकर रोने लग जाती। अजीब बेबसी महसूस होती इस हालत में। ना जाने दिन भी इतने सुस्त रफ्तार क्यों हो गए थे। काम तो कोई नहीं, बस बच्चों के रूम तक जाना चाह रही हूँ। सोचा इतना नया सामान आया रखा है, कुछ सेटिंग ही कर लूँ। लेकिन ये देखो, इतना सा फासला है और मुझसे हिला तक नहीं जा रहा। तरहीम उसके हाथ पर दबाव देती उठ खड़ी हुई। नुदरत मामी और वसीला ने कमरे से मुत्सिल स्टोर रूम को बच्चों के लिए खाली कर लिया था। दो दो बच्चों के ढेरों ढेर सामान ने कमरे की हालत अबतर कर दी थी। मोमिन अलग चिड़चिड़ा सा हो रहा था। उसे वैसे भी हर चीज़ नक से अपनी जगह पर अच्छी लगती थी। स्टोर रूम का दरवाज़ा बेडरूम में ही खुलता था। नुदरत मामी ने वसीला और फ़ेरोज़ा की मदद से यहाँ का सारा सामान बाहर निकाल कर बड़े स्टोर रूम में डाला और उस छोटे कमरे को नया कलर करवा के उसे बच्चों के लिए सेट करने का इरादा किया। अब तो तकरीबन हर चीज़ अच्छी तरह एडजस्ट हो गई थी। पिछले रोज़ एक छोटी अलमारी भी आ गई। अब उसमें बच्चों के कपड़े वगैरह सेट करने थे। एलिया आई तो उसकी मदद से तरहीम ने बाकी सामान भी सलीके से सेट कर दिया। इतना अच्छा लग रहा है ना आपी? एलिया की शौक आंखों में तरहीम से भी सवा चमक थी। ग्रे दीवार वाले इस छोटे से कमरे के पर्दे और फर्नीचर वगैरह टी पिंक कलर के थे। बेबी वार्डरोब भी टी पिंक और वाइट कलर की थी। दीवारों पर फ्रेम शुदा बच्चों की तस्वीरों का सेट एलिया खुद लाई थी। इस दीवार पर अपने बच्चों की तस्वीरें लगाएंगे, है ना अभी? वो पांडा शक्ल का वॉल क्लॉक कील में अटकाकर नीचे दीवार पर हाथ फेरने लगी। हाँ, मैं भी यही सोच रही हूँ। तरहीम सिंगल बेड पर बैठी बागोर दीवार को देख रही थी। दो बेबी कॉट के साथ एक सिंगल बेड उसने अपने लिए डलवाया था, ताकि रात को अगर बच्चों के पास आकर उन्हें संभालना पड़े तो उसके पास बैठने की आरामदेह जगह हो। अरे वाह! इस छोटे कमरे की तो किस्मत ही चमक उठी। रीम को आवाज़ें देते वो जब छोटे कमरे में दाखिल हुआ तो तरहीम बेड के किनारे बैठी थी और एलिया स्टूल पर टंगी खड़ी थी। अच्छा है ना भैया? एलिया ने शोखी से चहक कर ताली बजाई तो तवाज़ुन बिगड़ा, लेकिन उसने हिलते डुलते किसी तरह खुद को संभाल कर दीवार को थामा। पहले नीचे उतरो बेवकूफ़ लड़की, खुशी बाद में मना लेना। मोमिन ने हाथ आगे करके उसकी कलाई को पकड़ा और एलिया ने चींप कर नीचे छलांग लगाई। भैया का मूड कुछ अच्छा था, वरना बेनक की सुनना पड़ जाती। ये देखे मोमिन, एलिया लाई है, अच्छी है ना? तरहीम ने उसकी तवज्जो दीवार की तरफ दिलवाई, जहाँ कुछ देर पहले ही एलिया ने फ्रेम शुदा तस्वीरें लगाई थी। हाँ, अच्छी हैं, लेकिन बहुत जल्द इनमें नई तस्वीरें लगने वाली हैं। वो हंसा। एग्जैक्टली, मैंने भी यही सोचा कि महीने भर बाद हर तरह की दीवारें अपने बच्चों की तस्वीरों से ही भर देंगे। एलिया फिर चहकी। हाँ, और एक फ्रेम में तुम्हारी तस्वीर भी होनी चाहिए। घर के इकलौते बच्चे को दो पार्टनर्स जो मिलने वाले हैं। मोमिन का मूड वाकई बहुत खुशगवार था। एलिया ने उसकी बात पर मुंह बनाया। आज उसकी बेइज्जती तो ना हो रही थी, पर भैया बख्शने को कहाँ तैयार होते थे। पिछले महीने मैं 18 साल की हो गई हूँ और मैंने अपना आईडी कार्ड भी बनने दे दिया है। उसने कमर पे हाथ रख के एड़ी ऊपर को उठाई। अंदाज में हंसा गुरूर झलकता था। बन जाए तो मेरे पास ही रखवा देना, ताकि तुम जब भी कोई ब्लंडर मारो तो मैं तुम्हें दिखा सकूं कि अब ये तुम्हें जेब नहीं देता। फिर शुरू हो गए आप। चले उठने में मदद दें। उसने हाथ आगे किया और एलिया भी मुंह में बतबताती हुई बाहर निकल गई। आप? वो एकदम भुखलाकर खड़ी हुई तो गोद में रखी किताबें और पेन वगैरह नीचे गिर गए। वो मज़ीद नर्वस होकर फ़ौरन नीचे बैठ गई। अरहम ने पैरों में आया पेन पहले झुककर उठाना चाहा, लेकिन फिर खुद भी अकड़ूं बैठ गया। वसीला इससे चंद फीट ही दूर थी। काश हम एक दूसरे के लिए इस कदर अजनबी ना रहे होते, तो आज मुझे देखकर आपका रिएक्शन कुछ और होता। उसने मुस्कुराकर पेन आगे बढ़ाया और वसीला ने ताज्जुब भरी नज़रों से बस देखने पर इक्तफा किया और सामान समेट कर खड़ी हुई। आइए। वो दरवाज़ा खोलकर उसे अंदर लॉन्ज में ले आई। वो धड़ल्ले से घर में घुस आने वाला उसका सगा तायाजाद था। इधर अम्मी थी, जो कल तक अपने ससुराल का नाम सुनकर थर थर कांपती थी, अब अरहम कमाल हान की असरअंगेज बातों से पिघलती दिखाई देती थी। वसीला को इस नई बदलती सूरत हाल पे कोई इतराज़ नहीं था, लेकिन जो कुछ अब तक अम्मी से सुनने को मिला था, उसके बाद इतनी जल्दी भरोसा कर लेना उसे तो दानिशमंदी नज़र नहीं आया था। लेकिन जब अम्मी ही मुतमिन थी
تو وہ कैसे कोई एतराज़ खड़ा करती। अलबत्ता ज़हन में चलती कशमकश उसे मुतमिन नहीं होने दे रही थी। ठीक है, माज़ी में जो कुछ हुआ उसने आंखों से ना देखा था, लेकिन जितना कुछ अम्मी से सुना था उसके तनाजुर में थाना की हवेली उसके लिए किसी जेल खाने से कम ना थी। फिर सोचती शायद जगह का नाम ही अजीब है। जिस शहर का नाम थाना हो तो तसव्वुर जेल खाने का ही आ सकता है। लेकिन वो सोचों में रुकी। अम्मी कहती थी ताई शहनाज उनकी सूरत देखने की भी रवादार ना थी। हवेली में वाहिद दादी ही उनकी खैर थी। और फिर वसीला की पैदाइश के मौके पर ना जाने क्या हुआ कि दादी ने उन्हें अचानक हवेली छोड़ने का कहा और साथ ही ताकीद की कि आइंदा वो कभी वापस नहीं आएंगी। आने वाले कुछ सालों में जमाल ही माँ से जाकर मिल आते। रिजवाना को वो दोबारा गाँव नहीं ले गए और 10-12 बरस जब तक जमाल जिंदा रहे उन्हीं का हवेली से थोड़ा बहुत नाता रहा। जब जमाल भी फोत हो गए तो ये सिलसिला भी हमेशा के लिए ख़त्म हो गया। और अब बाबा की वफ़ात के 12 साल गुजरने पर ये अरहम कमाल आया था। ये कहता था कि गुजरी बातों को भूलकर एक हो जाने में ही सबका भला है। वसीला जब चाय लेकर आई तो अरहम उसकी अम्मी से कह रहा था कि चचा जान का जायदाद में हिस्सा है, जो उनके बीवी बच्चों का हक और उनके पास अमानत है। वो बड़े खुले दिल से उसकी अम्मी को जायदाद का इनका हिस्सा वसूल करने का कह रहा था। रिज़वाना उसके खलूस और अपनायत पर हर बार पहले से ज़्यादा ममनून हो जाती। वो उसके लिए दिल में बहुत मोहब्बत भरे जज्बात महसूस करने लगी थी। अरहम ने उसकी अम्मी की दादी से भी बात करवा दी थी। हाजरा बरसों बाद रिज़वाना की आवाज़ सुनकर बेतरा खुश थी। आखिरी बार तो 12 साल पहले ही जमाल ने उनकी बात करवाई थी। मुझे ये कज़न कुछ अजीब सा लगा, है ना? एलिया कुछ खुसर पुसर के अंदाज में वसीला के कान में बोली तो वसीला ने हंसी रोकी। चोर निगाहों से दूर बैठे अरहम को देखा। वो चाय की चुस्कियां लेते रिजवाना को थाना वाली ज़मीनों का अखबार दे रहा था। अच्छा, क्या अजीब है मसलन? वसीला ने दिलचस्पी से आबरू उठाया। बनावटी टाइप। मुझे इतना मीठा बोलने वाले बबलू लोग बिल्कुल पसंद नहीं। बबलू लोग? वसीला ने आंखें निकाली। यार बाजी समझो ना, मतलब इतना भी कौन अपनों के लिए तरसता है। एक रोया नहीं बेचारा। भाई मीठा बोलना तो खूबी होती है, और हमने भी तो मोमिन भैया जैसे रूखे लोग देखे थे। हमें हजम नहीं हो रहा शायद। रूखे हैं लेकिन अपने अपने तो लगते हैं ना। वैसे भी इस बबलू से तो बहुत अच्छे हैं हमारे सड़ू भैया। बस करो, अब बेचारे का नाम बबलू पड़ जाएगा। बनावटी बबलू कैसा नाम है? वो शोही से चहकी तो वसीला ने बेहासा टोका मारा। जोश से उसकी आवाज़ ऊंची हो गई थी। अम्मी बाबा के बाद बहुत अकेला महसूस करने लगी थी। मुझे लगता है वो खुश हैं अरहम के आने से। फिर दादी जी, जिनका जिक्र अम्मी ने हमेशा बहुत अच्छे लफ्ज़ों में किया। अरहम की वजह से हमें अपनी दादी मिलने वाली हैं। मुझे लगता है सब अच्छा होने वाला है। एलिया ने बेदिली से सर हिलाया। अल्लाह करे सब अच्छा हो। मानसून की वो पहली बारिश थी। पिछला पूरा हफ्ता मियाँदम के खुशगवार मौसम के बरखिलाफ कुछ गर्म गया था, और आज तो बादल जैसे बहुत खुलकर बरस रहे थे। बिजलियों की चमक और बादलों की घन गरज में हल्का हल्का खौफ और एक पुरस्रार सी खूबसूरती थी। एलिया को अम्मी के बेड पर नींद आ गई तो वसीला ने कमरे की लाइट ऑफ की और अपने कमरे में आ गई। वॉल क्लॉक की तरफ देखा। अभी रात के 9 बजे थे। आज उसका शायरी पढ़ने को जी चाह रहा था। वही उसका मनपसंद बारिश का मौसम और वही दिल की ना समझ आने वाली बेचैनियाँ। यूँ लगता जैसे वो इस खूबसूरत वक्त को भींच कर रोक लेना चाहती हो। मोबाइल की बेल ने उसे लफ्ज़ों के शहर से निकाला। चश्मा उतार कर उसे मोबाइल हाथ में लिया। कॉल मुंसिफ की जानिब से थी। उसका दिल बेतरा धड़क गया। कॉल अटेंड करके कानों से लगाया तो मुंह से हेलो ही नहीं निकल पाया। हेलो। खामोशी पाकर मुंसिफ ने खुद ही मुहताज सा हेलो कहा। जी। बामुश्किल उसकी घुटी घुटी सी आवाज़ निकली। अस्सलाम वालेकुम। उसने जी से ही पहचान लिया तो इस मर्तबा कदरे एतमाद से मुस्कुराकर आगाज़ दिया। वालेकुम सलाम। वसीला ने आवाज़ पर तो काबू पा लिया। धड़कन अलबत्ता पहले से कुछ और तेज़ हो गई थी। सो तो नहीं रही थी? सॉरी, शायद मैंने डिस्टर्ब किया। नहीं, मैं जाग रही थी। मौसम एंजॉय नहीं कर रही? जी, ये मौसम तो अंदर बैठ के एंजॉय किया जाता है। वो ज़रा सा मुस्कुराई। और मैं वही कर रही हूँ, कॉफ़ी पीते और किताब पढ़ते हुए। माशाल्लाह, खुशनसीब हैं। और आप? वो कहते कहते झिझक कर रुक गई। आपके घर के सामने।
उसने बिल्कुल ही अचानक कह दिया और मोबाइल वसीला के हाथ से गिरते गिरते बचा। जी जी, यहाँ क्यों? खिड़की में आ सकती हैं? जी नहीं, खुदा हाफिज़। इससे फ़ौरन ही कॉल काट दी। दिल जैसे सारी खिड़कियां दरवाजे तोड़कर बाहर आ रहा था। वसीला का चेहरा परेशानी से कानों तक दब गया। मोबाइल ऑफ करके अम्मी के कमरे में चले जाना ही बेहतर था। उसने दिल में इरादा बांधा, मोबाइल हाथ में लिया और इसी वक्त मुंसिफ की जानिब से पहला व्हाट्सएप मैसेज वसूल हुआ। आप तो एकदम ही परेशान हो गई। सॉरी वसीला जी, मजाक कर रहा था। दरअसल मेरे मुजरमों को खूबसूरत मौसम में शरारत सूझी, बाहर निकलने के लिए शोर मचा रहे थे। मुझे ड्यूटी कांस्टेबल ने कॉल करके बुला लिया, तभी इस बरसती बारिश में घर से निकलना पड़ा और अब उनकी खबर लेकर थाने से बाहर निकला हूँ घर वापस जाने के लिए। आपकी खिड़की की सर्द लाइट बारिश में निहायत दिलकश महसूस हुई तो कॉल मिला ली। वैसे अंदाज़ा नहीं कि ये आपका ही कमरा है या कुछ और। मेरे तसव्वुर ने अलबत्ता बिल्कुल ऐसी ही छलांग लगा ली थी, यानी चाय पीती या किताब पढ़ती वसीला खातून। एक मर्तबा फिर माजरत, अलबत्ता आपकी घबराहट बहुत नेचुरल थी और माहौल की मुनासबत से बहुत भली मालूम हुई। वजह शायद आप ना समझ सकें। ओह! वो निचला लब दांतों में दिए एकदम मुतमिन और शांत हुई। होंठ भी बड़ी देर बाद मुस्कुराए और पहाड़ सा बहुत सर से यकलहत उतरा तो उसने भागकर कमरे की लाइट ऑफ की और पर्दा सिरकाकर बाहर देखा। सड़क यहाँ से साफ दिखाई देती थी। हल्की रोशनियाँ भी थीं और बूंदाबांदी भी जारी थी। मध्यम रोशनी में पुलिस जीप एन गेट के सामने खड़ी दिखाई दी और अंदर बैठा आदमी वो बिलाशुबा मुंसिफ था। उससे मुस्कुरा के देखा और पर्दा छोड़ दिया। व्हाट्सएप सामने खुला था। उसकी समझ में नहीं आया क्या लिखे। तभी मुंसिफ की जानिब से थैंक्स लिखा आ गया और शर्मिंदगी से वसीला ने बेहासा आंखें मीच ली। लाइट ऑफ करना उसकी अगली बेवकूफ़ी थी, जिसका राज भी मुंसिफ ने झट से पा लिया था। इंसान का दिल कब खौफ और वहमों में घिरता है। रिजवाना ने खड़े खड़े बिल्कुल ही अचानक सोचा और जवाब अंदर जैसे मौजूद तो था, लेकिन जुबान तक आने और अल्फाज में ढलने को तैयार ना था। अरहम अभी अभी उनसे मिलकर और ये कहकर वहाँ से निकला था कि बहुत जल्द वो अपनी अम्मी और दादी के साथ यहाँ आएगा। और रिजवाना उसके जाने के बाद हाली दिमाग लिए बस यही सोच पाएँ कि वो ये सब कुछ जो अपने आप होता जा रहा है वो यूं ही चलते रहना चाहिए या उसको यहीं पे रोक देना बेहतर है, या फिर इस सब का ज़्यादा जोश और जज्बे से आगे बढ़ना चाहिए। लेकिन वो कुछ भी तय करने की पोजीशन में नहीं थी। अलबत्ता ये तय था कि उन्हें बहरहाल कुछ ना कुछ तो सोचना है। वो सोफ़े के कोने पर टिक गई। दिमाग ख़यालात की यलगार को आज रोकने को तैयार ना था। जैसे कि ये सब पहले उन्हें तौफीक भाई से बात करनी चाहिए थी। 24 बरस पहले भैया ही थे जिनके सहारे वो इतना बड़ा कदम उठा पाई थी। हाँ, ये सही है कि तब जमाल उनके साथ थे और फैसला भी अम्मा जी का था। शायद इसलिए रिजवाना ने जिम्मेदारी का बोझ खुद पर पड़ता महसूस नहीं किया था। लेकिन जमाल के बाद तो तौफीक भाई ही थे जिन्होंने हर कदम इसका हाथ थामा था। बल्कि देखा जाए तो गुजरे 24 बरसों में भैया का हाथ कभी छूटा ही नहीं था। अगरचा अब वो हाथ फालिज के हमले सहते इतना मजबूत नहीं रहा था, लेकिन कुछ लोगों का महज होना ही अल्लाह की तरफ से इंसान की गायबी इमदाद का सहारा होता है। भले वो कुछ भी ना करें, लेकिन ये होना किसी जादू, किसी मुझसे से कम नहीं होता। रिजवाना ने एक नतीजे पर पहुंचते बेहासा सर हिलाया। बड़ी देर से वो ख्यालों में अपने आप से बातें किए जा रही थी। दूसरा ख्याल उन्हें ये आया था कि अम्मा जी अगर अरहम के साथ यहाँ आ जाती हैं तो उनसे भी बहुत कुछ जानना और समझा जा सकता है, क्योंकि बावजूद परसों से राब्ते में ना होने के वो उनकी खैर ख्वाह थी और मौजूदा सूरत हाल में उनसे बेहतर मशवरा उसे कोई नहीं दे सकता था। मुझसे मुझे रिजवाना आंटी की तरफ जाना है। कौन रिजवाना आंटी? वर्दी का कॉलर दुरुस्त करते उसने सर पे कैप फिट की। एलिया ने मुझे एक शॉप बताई है, वहाँ से गर्मा के कपड़े अच्छे मिल जाते हैं। रिमशा ने आज लुबना और सफूरा को भी 2 घंटे लेट आने का कहा था। उसका इरादा मुंसिफ के साथ ही निकलने का था ताकि वो उसे उनके घर ड्रॉप कर दे। क्या कहे जा रही हो? कहाँ जाना है इतनी सुबह सुबह? अरे वसीला लोगों के घर जा रही हूँ। एलिया से मेरी बात हो गई है, वो कहती है अभी आ जाओ, फिर 9 साढ़े 9 तक निकल जाएंगे। घर भी वो मुझे खुद ही छोड़ देगी। तो यूं कहो ना, इतनी देर से समझ में ही नहीं आ रहा कि कहाँ जाना है क्या करना है।
हाँ, तो मुझे क्या पता, तुम्हें सिर्फ वसीला का नाम समझ में आता है। आइंदा ख्याल रखूंगी। रमशा खिलखिलाकर कमरे से बाहर निकल गई और मुंसिफ शर्मिंदगी से मुस्कुरा के रह गया। उसे वाकई सारी बात वसीला का नाम सुनकर ही समझ में आई थी। तो अब आपकी वालदा और सिस्टर का नाम भी याद रखेंगे वसीला जी। उसने अपने आप को याद दिलाते ख्यालों में वसीला को मुहातिब किया, और ये बात उसे खुद भी कभी समझ में नहीं आई कि वसीला के जिक्र पर उसके लब क्यों मुस्कुराने लगते थे। बिना किसी बहस में पड़े उसने रमशा को वसीला के घर के बाहर छोड़ा। जुलाई के आखिरी अयाम थे और आज निस्बतन एक गर्म दिन था। वसीला के बाहर कहीं होने की उम्मीद और इम्कान तो नहीं था, फिर भी दिल ने ना जाने क्यों यहाँ तक आने में एक अनजानी सी खुशी महसूस की थी। वापस तो मेरा ख्याल है मैं खुद ही चली जाऊंगी। रिमशन खुद कलामी की तो मुंसिफ चौंका। नहीं, मुझे कॉल कर देना, शॉपिंग करके यहीं आना, घर में खुद छोड़ आऊँगा। ओके। वो लापरवाही से शाने उचकाती बाहर निकल गई। आज का दिन यकीनन बहुत अहम था, और हमने इशारों इशारों में रिजवाना चच्ची से वो सब कह दिया जो उसके यहाँ आने का असल मकसद था। वसीला भले ये बात मानने को तैयार ना थी कि उसने कभी अरहम को यूनिवर्सिटी में देखा है, लेकिन अरहम के लिए तो ये इत्तेफाक ही उसके मकसद की अहम कड़ी था। आज उसने चची पर बातों बातों में जाहिर कर दिया कि वसीला को यूनिवर्सिटी के दिनों से ही पसंद करता है, और अब अम्मी और दादी की मर्ज़ी से उसे अपनाने के लिए दिल व जान से संजीदा है। अरहम ने चची की आंखों में महसूस किया कि उन्होंने अरहम के इज़हार को कदर की निगाह से देखा था। खुद अरहम ने शुरू से ही ये फैसला किया था कि बजाय वसीला के वो चची जान से बात करेगा, और अब देखना ये था कि वो उस पर कितनी सोच विचार करती हैं। अरहम के लिए अब जल्द अज जल्द माँ और दादी को यहाँ बुलाना बहुत ज़रूरी हो गया था। देर उसके कई दूसरे मामलात के आड़े आ रही थी। वो किसी कदर मसरूफ़ अंदाज में की चेन जेब से निकालता गेट से बाहर निकला तो बुरी तरह ठटक कर रुका। एक बहुत शनासा चेहरा, थाना में जिससे सुबह शाम का सामना रहता था, यहाँ आंखों के ऐन सामने वो भी हाकी वर्दी। अरहम के चेहरे का रंग यकसर तब्दील हुआ। मुंशी पुलिस की वर्दी में जीप से टेक लगाए क्या शानदार पर्सनैलिटी का मालिक लग रहा था। हसद और तनफ़ुर की लहर दिमाग से शदीद नागवारी लिए टकराई, और उसके कदम धीमे पड़ते हुए वहीं रुक गए। मुंसिफ ने इस दौरान हैरत भरी मुस्कुराहट लिए हाथ मसाफे के लिए आगे बढ़ाया था। अरहम हाना, आप यहाँ? सलाम हान जी। रमशा भी इसी वक्त गेट से बाहर निकली, हाथ माथे तक ले जाकर अदब से सलाम किया। बल्कि उसके साथ गेट से बाहर निकलती वसीला और रिजवाना आंटी ने हैरत से रमशा, फिर मुंसिफ और अरहम को सवालिया नज़रों से देखा। आप सब एक दूसरे को जानते हैं? जी आंटी, अरहम खान जी थाना से है ना, हमारा घर बिल्कुल उनके करीब है। रमशा ने खुशदिली से बताना शुरू किया। जी चची, मुंसिफ के वालिद हमारे मुंशी थे। अरहम ने मुस्कुराकर इजाफा किया। मुंशी? रिजवाना चौंकी। जी, मेरे बाबा नोरेस खान हवेली में मुंशी होते थे। मुंसिफ ने वजाहत की, और रिजवाना के चेहरे पर एक लहर सी आकर गुजर गई। रमशा उनकी बेटी की नई नई दोस्त बनी थी। इधर अरहम बिल्कुल नया यहाँ आया था। इन सब के पहले सामने पर यह मालूम होना कि रमशा और मुंसिफ का बाप मुंशी था, उन्हें कुछ अच्छा महसूस नहीं हुआ था। अच्छा, वाह, माशाल्लाह, आप सब तो पहले से एक दूसरे को जानते हैं। वसीला ने मुस्कुराकर रमशा को देखा। जामनी शॉल सलीके से सर पे जमाए वो रमशा को देखकर बात कर रही थी। अरहम ने एक नज़र मुंसिफ की तरफ देखा, लेकिन वो तो उसी की तरफ मुतवज्जा था। आप यहीं हैं अरहम खान, तो घर ज़रूर आइए। मुंसिफ ने अरहम को दावत दी। वसीला से उसकी नई नई पैदा होती अंडरस्टैंडिंग अपनी जगह, लेकिन वो सबके बीच उसके लिए कभी परेशानी का बायस नहीं बन सकता था। हम्म। अरहम ने उसकी दावत पर कोई तबसरा ना करते रिजवाना चच्ची को देखा। ओके चची जान, मैं फिर आऊँगा। वो एक तहक्कुम से कहते बिना किसी से सवाल जवाब किए अपनी कार की तरफ मुड़ गया। उसने चंद लम्हों में महसूस कर लिया था कि रिजवाना चची लफ्ज़ मुंशी पर बेचैन हुई थी, और उसके लिए यही बहुत था। तभी उसने मुंसिफ की बात को काबिल इतना बिल्कुल नहीं जाना, और लापरवाही का तासुर देते बिना जवाब दिए पलट गया। वसीला ने अरहम की नहूद को हजलत से देखा, जबकि मुंसिफ ने बेतासुर चेहरे के साथ मुड़कर रमशा के लिए जीप का गेट खोल दिया, और वो इन सब से मिलकर जीप की तरफ बढ़ गई। सुनो अरहम, हम यानदम में है ना? वो यहाँ तो मुंसिफ भी है, उससे मुझे खुद बताया था। दादी ये बात कोई तीसरी मर्तबा दोहरा रही थी, और हमने जब्त और गुस्से से स्टेयरिंग को भींचा।
اس کے دل میں کئی الٹے سیدھے جواب آ رہے تھے، لیکن موقع ایسا تھا کہ اسے کسی قیمت پر دادی کو اپنا پرانا روپ نہیں دکھانا تھا، کیونکہ اس کی نظروں میں تو وہ ایک بدلا ہوا ارحم تھا جو انہیں ان کی بچھڑی ہوئی بہو اور پوتیوں سے ملوانے ان کے گھر لے جا رہا تھا۔ شہناز بھی کئی دنوں سے برابر بہت اچھے ڈھنگ سے پیش آ رہی تھیں، اپنا مطلب نکلوانے کے لیے موجودہ رویہ اپنانا ناگزیر تھا۔ ہاں ہاں اماں، کیوں نہیں؟ ہم ذرا رضوانہ بھابھی اور بچیوں سے مل لیں، پھر منصف کو بھی ضرور تلاش کریں گے، کیوں ارحم؟ جی بالکل، میں پتہ کروں گا۔ ارحم نے اس ذرا سے وقفے کے دوران اپنے گرم دماغ کو ٹھنڈا کیا تھا۔ رضوانہ چچی کا گھر آ گیا تھا، انہیں پہلے سے اطلاع دی جا چکی تھی کہ وہ اپنے ساتھ دادی اور امی کو لا رہا ہے۔ کار اس سے پورچ میں آ کر روکی اور ہارن دیا۔ یہاں بھی یقیناً سب بے چینی سے ان کے منتظر تھے۔ اس کی امی اور دادی کا عین اسی جذباتی انداز میں استقبال کیا گیا جس کی ارحم کو توقع تھی۔ البتہ اپنی امی کے غیر ضروری آنسو اسے اپنی ہنسی روکنے پر مجبور کرتے رہے۔ ارحم کا کئی بار دل چاہا چپکے سے ان کے کان میں کہے کہ وہ اوور ایکٹنگ کر رہی ہیں۔ یہ دیکھ کر البتہ ارحم کو دلی خوشی اور سکون محسوس ہوا کہ رضوانہ چچی کے سب ہی وہم اور خدشے پہلی مرتبہ کے آنسوؤں میں دھلتے ہوئے محسوس ہو رہے تھے۔ ان کے چہرے کا اطمینان بتاتا تھا کہ مل لینے کے بعد وہ ایک ساتھ کئی خدشات سے باہر آئی تھیں، اور یہی سچ تھا۔ رضوانہ کو لگا برسوں سے جمی برف بلا وجہ ہی اتنے طویل عرصے سے منجمود کا شکار تھی۔ اگر یہ دوریاں بہت پہلے مٹ جاتیں تو اتنے برس وہ خوف اور ڈر میں نہ جیتی رہتی۔ خصوصاً اماں جی کا شہناز بھابھی کے ساتھ آنا ان کے کئی سوالوں کا اپنے آپ جواب تھا، لیکن یہ رضوانہ کی بدقسمتی تھی کہ وہ ہرگز یہ نہیں جانتی تھی کہ یہاں تو اماں جی خود ایک ساتھ کئی حیرتوں سے نمٹ رہی تھیں۔ شہناز اور ارحم کا یہ بدلتا رویہ ابھی وہ سمجھنے کی کوشش میں تھیں کہ ارحم تو انہیں رضوانہ سے ملوانے ہی نکل پڑا۔ تب انہوں نے بھی یہی سوچا کہ پرانی رنجشیں ہمیشہ کے لیے ختم کرنے کا وقت آ گیا ہے۔ اللہ پاک نے شہناز اور ارحم کے دل میں اگر نرمی ڈال دی ہے تو اس سے اچھی خبر اور کیا ہو سکتی ہے۔ جدائی کا وقت جتنا طویل اور کڑا رہا ہے، دنیا نے تو بس دیکھا ہے بھابھی، ہم نے جھیلا ہے خود پر۔ شہناز کی پلکیں نئے سرے سے نم ہونے لگیں۔ اماں جی سے بات کرتے رضوانہ چونک کر جیٹھانی کی طرف متوجہ ہوئیں۔ جی بھابھی، سچ کہتی ہیں۔ انہوں نے زیادہ تبصرہ مناسب نہیں سمجھا۔ اب پرانی باتوں کو کیا دہرانا؟ میں تو کہتی ہوں اب نزدیکی بھی اتنی مضبوط، اتنی جاندار ہونی چاہیے کہ دنیا دیکھتی رہ جائے۔ شہناز نے اپنا مدعا مکمل کیا۔ رشتوں میں پیار محبت اپنے من کی سچی خوشی کے لیے ہوتی ہے، دنیا دکھاوے کے لیے نہیں۔ شہناز حاجرہ بیگم نہایت صاف کو تھیں اور اظہار بھی اسی حساب سے کرتی تھیں، لیکن شہناز اس معاملے میں مثلیتاً بھی خاموشی اختیار کرنے کے موڈ میں نہ تھیں۔ یہ دل کی سچی خوشی ہی ہے اماں، کہ اب دل چاہتا ہے کہ رشتہ داری کی ڈوری میں ایک مضبوط گھیرا اور بھی ڈال دینی چاہیے۔ مطلب؟ اماں جی نے توجہ مکمل بہو کی جانب کی۔ وسیلہ مجھے اپنے ارحم کے لیے بہت اچھی لگی ہے۔ کیوں بھابھی، آپ کو کوئی اعتراض تو نہیں؟ نہیں، خدا نہ خواستہ اعتراض کی تو کوئی بات نہیں، بس ذرا سا وقت ملنا چاہیے۔ اماں آپ ہی کہیں نا رضوانہ بھابھی سے، اب سوچ بچار میں کیا رکھا ہے؟ میں تو شکر پڑھ رہی ہوں کہ صحیح وقت پر آ گئی۔ اگر ترہیم کی طرح وسیلہ کی بھی کہیں رشتہ ہو جاتا تو؟ کیسے ہو جاتا امی؟ ارحم نے شرما کا حصہ لیا۔ یونی کے وقت سے برابر وسیلہ کی ہر اطلاع اپنے پاس رکھی ہے۔ بھیا، آپ نے یونی میں وسیلہ کو کیوں نہیں کہا؟ کیا آپ اس کے کزن ہیں؟ ایلیا پہلے تو چونکی، پھر پوچھ بھی فوراً لیا۔ ارحم نے گڑبڑا کر پہلے تو ماں کو دیکھا، دفتن ہنس کر ایک بات سنبھالی۔ ایک تو مجھے ذرا دیر سے پتہ چلا، پھر جب سنا کہ آپس کے تعلقات میں ذرا سرد مہری کا شکار ہیں تو یہ سوچ کر رک گیا کہ جانے وسیلہ کا رد عمل کیا ہو۔ بس بھائی چھوڑو پرانی باتیں، مجھے تو آج رضوانہ بھابھی کی ہاں سننی ہے۔ شہناز نے لاڈ سے بھابھی کا ہاتھ پکڑ لیا۔ رضوانہ نے اندر ہی اندر بے بسی سے محسوس کرتے ہوئے ماں جی کی طرف دیکھا، اور اس ایک نظر کے سوال میں سالوں پرانے قصے درج تھے۔ کاش انہیں کچھ دیر ماں جی سے تنہائی میں بات کرنے کا موقع مل جائے۔ وہ دل میں سوچ رہی تھیں، اور شہناز نے جیسے یہ بھی رضوانہ کی آنکھوں سے پڑھ لیا، اور یہ تو وہ ہرگز نہیں ہونے دے سکتی تھیں۔ اماں جی اور رضوانہ کو ایک دوسرے سے اکیلے میں کوئی ملنے کا موقع نہیں ملنا چاہیے، کیونکہ جتنی رضوانہ بے خبر تھیں اتنی ہی ماں جی لا علم تھیں اس کے ارادوں سے۔ فی الحال تو اسے دونوں کی اسی بے خبری سے فائدہ اٹھانا تھا۔ اماں جی،
आप ही कुछ कहें ना। बरसों से मेरा तो अब एक ही ख्वाब है कि वीरान पड़ी हवेली कब अपनों के वजूद से दोबारा आबाद होगी, कब जमाल की बीवी बच्चों को उनका हक वापस मिलेगा और मैं ज़मीर की कैद से खुद को आज़ाद कर पाऊँ। ये बोझ अब मेरे उठाने का नहीं है भाभी। मैं हूँ या माँ जी या आप, आखिर किसने कब तक इस दुनिया की कैद खाने में रहना है। हकदार को उसका हक मिल जाए, रिश्ते आपस में मजबूत हो जाएं, बस समझें दिल को असल इत्मीनान नसीब हो जाएगा। जी भाभी, आप सही कहती हैं। बस तौफीक भैया से मशवरे का वक्त मिल जाए तो क्यों नहीं, बिस्मिल्लाह करें। बल्कि अरहम बता रहा था भाई साहब बीमार रहते हैं, घर भी पास वाला ही है ना, हम तो खुद अयादत को जाएंगे, इसी बहाने बात भी हो जाएगी। जी हाँ, क्यों नहीं। रिजवाना भी मुरव्वत से बैठी रह गई। शहनाज भाभी ने तो हाँ निकलवाने की ठान ही ली थी। शुक्रिया, आपने रमशा को हमारे यहाँ भेजा, उसके आने से बहुत अच्छा लगता है। वसीला ने मैसेज भेजकर पलकें सख्ती से मींच लीं। पिछली दोपहर से वो लगातार इस सोच में थी कि आखिर ऐसा क्या लिखे मुनसिब को जिससे बुरा भी ना लगे और राब्ता। वो बुरी तरह हचल होकर रुकी। वो मुनसिब से राब्ता करना चाहती थी, कुछ भी मुनासिब सा कह के। लब भींच कर मुनसिब ने अपनी हंसी रोकी। रमशा के आने के 2 दिन बाद शुक्रिया अदा करने की वजह तो बहुत सीधी थी। लगातार 2 रोज़ तक कोई बड़ी सोच विचार करता रहा था। बिलाहिर हिम्मत जीत गई, लेकिन वो भी सीधी तरह फ़र्ज़ कहाँ करना चाहता था कि यही वजह होगी। दिल बेताब को इजहार व करार से ही चैन नसीब होता। मुनसिब ने शीशे के पार देखा। सब अपने अपने कामों में मसरूफ़ नज़र आए। मुनसिब ने बजाय व्हाट्सएप करने के कॉल ही मिला दी। अस्सलाम वालेकुम। वो सब नादाम थी अपनी पहल पर। चेहरा मारे नदामत के सुर्ख हो गया। वालेकुम सलाम, कैसी हैं वसीला? बात हो सकती है आपसे? जी मैं ठीक हूँ। वो बस यही कह पाई। बहुत दिनों से मैं सोच रहा था आपसे पूछूं, वो खातून जिनका मसला हल किया था, कोई परेशानी तो नहीं हुई दोबारा? फ़िरोज़ा? वसीला ने अपना दिमाग हाजिर किया। जी जी, अल्लाह का शुक्र है फिर कोई मसला नहीं हुआ। चलें, अच्छी बात है। और ये शुक्रिया क्यों अदा किए जा रहे थे? आना जाना तो अब लगा रहना चाहिए। मैं तो आपकी आमद का मुंतज़िर हूँ। मुंसिफ ने हम की बजाय मैं कहकर वसीला की झिझक मिटाने की कोशिश की। जी, मैं भी चक्कर लगाऊंगी। दरअसल थाना से मेरी दादी और चची आई हुई थी, वो भी पहली बार। दादी आई थी। मुंसिफ का बेहतियार दिल धड़का। अब तो मालूम हो चुका था कि वसीला का ताल्लुक भी हवेली से है। कैसी थी दादी, और आकर चली भी गई? आप जानते हैं दादी को? ओह हाँ, शायद। वो सोच में पड़ गई। ना सिर्फ जानता हूँ, बल्कि उन्हें अपनी दादी मानता और कहता हूँ। वो भी मुझे अपना पोता मानती हैं। काश मैं उनसे मिल पाता। जी मिल सकते अगर वो कुछ दिन यहाँ रुक जाती। हमने बहुत इसरार किया, लेकिन अरहम भाई उन्हें उसी रोज़ वापस ले गए। हालांकि दादी भी हमारे पास रहना चाहती थी। इतनी जल्दी क्यों? बस एक दिन? मुंसिफ को भी हैरत हुई। जी, वो शहनाज सची कह रही थी, उनकी बहन है हवेली में वहाँ, उनको शायद वो अकेला नहीं छोड़ सकती। हम्म, वो तो वाकई हैं, लेकिन दादी तो रुक जाती। जी मैंने भी यही कहा, मगर मेरी दादी से मिलने की हसरत अभी मिटी ही नहीं थी। वो मुझे बहुत अच्छी लगी, बिल्कुल मेरे बाबा जैसी। वसीला एकदम जज्बाती सी होने लगी। चलें, कोई बात नहीं, अगली मर्तबा आप लोग थाना हो आओ। जी वो तो। जी, मुंसिफ को उसकी झिझक समझ में नहीं आई। जी कुछ नहीं, बताएं भी। कुछ कहते कहते रुक जाना पुलिस वालों से बिल्कुल बर्दाश्त नहीं होता। वो तंग करने के अंदाज में हंसा तो वसीला ने भी कहका लगाया। पुलिस वाले ने कहीं डंडा तो नहीं उठा लिया? डंडे की जरूरत नहीं, मैं सवालों से ही जिज कर देने की सलाहियत रखता हूँ। अच्छा, वाओ, खुद इकरार कर रहे हैं। तो क्या ये हामी कहलाती है? वो ज़ेरे लब मुस्कुरा रहा था। होशियारी कहलाती है? नहीं, खैर मासूम सा बंदा हूँ। होशियारी तो पेशे का हिस्सा है, जबरन सिखाई गई है। वो असल में मेरी ताई ने रिश्ता मांगा है। आपका? उसने भी पूछने में देर नहीं की। जी, मतलब अरहम खान के लिए आपका रिश्ता? उसका दिल पल में सुलगा। जी, और जवाब? अभी तो नहीं दिया। तो क्या रुझान है, हाँ या ना? वो बिल्कुल बिना झिझके पूछता चला गया। अंदाज में बेचैनी और उजलत थी। अम्मी का झुकाव तो लग रहा है। नहीं वसीला। उसका दिल बड़े जोरों से धड़कने लगा। ऐसा मत होने दें प्लीज़। जी, आप समझ रही हैं ना, मैं बहुत जल्द खुद आने वाला हूँ। तब तक
لیکن وسیلہ، کیا ہم ایک بار مل سکتے ہیں؟ یہ بہت ضروری ہے۔ یہ بہت مشکل ہے۔ وسیلہ الجھن میں پڑ گئی۔ ایکچولی اتفاقاً کہیں آمنا سامنا ہو جانا الگ بات ہے، لیکن طے کر کے اکیلے کہیں ملنا مجھے سوچ کر اچھا نہیں لگ رہا۔ نہیں نہیں، اکیلے نہیں، میں کہنا چاہتا ہوں آپ گھر آ جائیں رمشا سے ملنے، چاہیں تو سسٹر کو بھی ساتھ لے آئیں، جیسے کہ ہماری فیملیز کا ملنا جلنا ہے تو۔ اوہ جی جی، میں سمجھ گئی۔ وسیلہ کے سر سے پل بھر میں بوجھ سرکا۔ میں کوشش کروں گی۔ ایک دو دن میں اس سے لب چباتے ساتھ ساتھ سوچنا بھی شروع کر دیا۔ کتنی عجیب بات ہے نا منصف؟ رمشا نے بڑی دیر بعد سر اٹھایا تو منصف نے چونک کر سر گھمایا۔ کیا؟ دیکھو نا، ادھر تھانہ میں ہم کمال ہانہ کی فیملی کے قریب تھے اور یہاں جمال خان کی فیملی۔ مجھے لگتا ہے ہم دادی کو اب ضرور بلا لیں گے۔ دادی آئی تھیں؟ ہیں؟ وہ کب آئیں؟ ابھی پرسوں ہی تو میں گئی تھی۔ پچھلے روز آئی تھیں۔ تمہیں کیسے پتا؟ کس نے بتایا؟ منصف نے جیسے اب سوچا، پھر کچھ وقفہ کیا۔ وسیلہ کا نام لینا مناسب نہیں تھا۔ اس نے گلا کھنکارا۔ ارحم سے ملاقات ہوئی تھی تو چلی گئی دادی، ہم سے کیوں نہیں ملی؟ پھر کب آئیں گی؟ ارے یار، اب ارحم خان سے تو میں اتنے سوال نہیں پوچھ سکتا۔ ہنس پڑا۔ بس سریرا ملاقات ہوئی تو یہی بتا رہا تھا کہ تھانہ سے سب کو ملوانے لایا تھا۔ میں وسیلہ سے بات کروں گی، پوچھوں گی میری دادی اسے کیسی لگی۔ وہ تو جانتی ہی نہیں کہ اس کی دادی ہماری بھی کچھ لگتی ہیں۔ منصف نے تبصرہ محفوظ رکھا۔ وسیلہ سے وہ گھر آنے کی بات کر چکا تھا، اب یہ آمنے سامنے ہی دادی کو ڈسکس کریں گی۔ وہ مسکرا کر وہاں سے اٹھ گیا۔ ہیلو؟ نئے نمبر سے آنے والی کال ریسیو کرتے تانیہ کا لہجہ کچھ اپنے آپ ہی محتاط سا ہو گیا۔ السلام علیکم، جی میم تانیہ سے بات ہو سکتی ہے؟ وعلیکم السلام، جی میں تانیہ بات کر رہی ہوں۔ تانیہ کو لہجہ شناسا سا لگا لیکن پہچاننا مشکل ہوا۔ میں عیسیٰ احمد، آپ سے نمبر لیا تھا آپ کے آفس میں۔ جی سر، میں پہچان گئی۔ کیسے مزاج ہے؟ وہ جانتی تھی عیسیٰ کسی علاقے کا پڑھا لکھا سردار ہے۔ طرز تہاتف اسی حساب سے متبانہ ہوا۔ میں محل تو نہیں ہوا آپ کسی مصروفیت میں؟ جی نہیں، میں تو گھر میں نکمی ہی رہتی ہوں۔ وہ ہنس کر وضاحت دینے لگی۔ مجھے امی کوئی کام کرنے نہیں دیتی، خود ہی شوقیہ کچھ کر لوں تو اور بات ہے۔ خیر آپ بتائیے، صہیب کیسے ہیں؟ بظاہر تو ٹھیک ہے، لیکن دوستوں وغیرہ سے پتہ چلتا رہتا ہے کہ اپنی ضد کے معاملے میں ایک انچ جگہ سے نہیں ہلا۔ اس کے دوستوں کا گلہ ہے کہ صہیب کے پاس سوائے پریشے کے اور کوئی ٹاپک ہی نہیں ہوتا۔ تو کیا لگتا ہے مجھ سے ملنے کے معاملے میں کچھ کہے گا؟ ابھی میں نے بات نہیں کی، شاید کسی دن اسے اچانک ہی لے آؤں۔ بعد میں دیکھی جائے گی۔ یہ بھی صحیح ہے۔ وہ کچھ دیر کے لیے چپ ہوئی۔ اسے یاد آیا کہ عیسیٰ اس سے اپنا کوئی ذاتی مسئلہ شیئر کرنا چاہتا تھا۔ اب وہ سوچ میں تھی کہ خود بات شروع کرے یا عیسیٰ کو کرنے دے۔ کسی طرح یہ الجھن سلجھ جائے تو زندگی آگے کو رواں ہو۔ بعض معاملے الجھی گراہوں جیسے ہوتے ہیں، خود تو سلجھتے نہیں، دوسرے کئی معاملات پر بھی اثر انداز ہونے لگتے ہیں۔ وہ جیسے بہت مایوس ہو کر بولا تھا، کیا صہیب کا مسئلہ بھی گھر کے باقی معاملات پر اثر ڈال رہا ہے؟ تانیہ نے سلجھے طریقے سے پوچھنا شروع کیا کہ ظاہر ہے عیسیٰ نے گپ شپ کے لیے تو کال کی نہیں ہوگی، پھر اس سے تو وہ ایک ڈاکٹر سمجھ کر ہر بات ڈسکس کرتا تھا۔ تانیہ کا سوال پوچھنا اسے ذاتیات میں داخل نہیں لگ سکتا تھا۔ جی ایسا ہی ہے۔ وہ ذرا جھجکا۔ پلیز آپ کھل کر بتائیے، میرے لیے سمجھنا اور مشورہ دینا آسان ہو جائے گا۔ وہ اٹھ کر بیٹھ گئی۔ میں گھر میں سب سے بڑا ہوں، دو چھوٹی بہنوں کی شادیاں ہو چکی ہیں، صہیب سب سے چھوٹا ہے۔ بابا کے جانے کے بعد گھر، خاندان بلکہ علاقے کی سب ذمہ داری مجھ پر ہے۔ بہت سال ان تمام معاملات کو سمجھنے میں لگا دیے، پر اب جب وہ حالات قابو میں آئے تو صہیب کا مسئلہ شروع ہو گیا۔ میری والدہ میری شادی کے لیے پریشان رہتی تھیں، لیکن صہیب نے اچانک ہی ایسے حالات بنا دیے کہ ہم سب کو اب اس کی شادی کا معاملہ اہم لگ رہا ہے۔ ادھر وہ ہے کہ کچھ سننے کو تیار نہیں، دوسری طرف خاندان کی کچھ فیملیز ہیں جہاں میری شادی کا معاملہ ڈن کرنے کی بات ہے۔ آپ کی شادی میں اگر رکاوٹ کوئی نہیں تو کر لیجئے، بنا دوسرے معاملات کو دیکھیے۔ جی آپ صحیح کہہ رہی ہیں، پر یہاں بات میرے مسئلے کی آ جاتی ہے۔ آپ کا مسئلہ؟ وہی جو آپ سے کہا تھا۔ جی جی مجھے یاد ہے۔ تانیہ نے تصدیق تو کی لیکن دل میں حیران ہوئی
کہ وہ بات تو कुछ हंसी मजाक से मुताल्लिक थी। दरअसल मेरे करीबी रिश्तेदारों में से तकरीबन हर घर में मेरी हम उम्र कज़न मौजूद है और सभी घराने रिश्ता देने में दिलचस्पी रखते हैं। लेकिन यहीं से मेरा मसला शुरू हो जाता है। जी जी, आप बताते जाइए। एक्चुअली 16 बरस की उम्र से ही मुझ पर खानदानी बरादरी की जिम्मेदारियां आन पड़ी थीं। गांव का सरदार होने की बिना पर हर जगह इज्जत दी जाती है। वो सभी रिश्तेदार जिनमें मामू, ताया, चचा वगैरह शामिल हैं, बेटी देने पर ममनू दिखाई देते हैं। हत्ता के कज़न्स लड़कियों के रवैये में भी यही ममनूनियत झलकती है। किसी तरह मैं किसी के लिए हाँ कह दूं और वो तमाम उम्र मेरी ममनून एहसान रहे। अच्छा। वो बात समझ में ना आने पर भी सर हिलाने लगी। और मुझे ऐसी शरीके हाथ की तलाश है जो मुझ पर रोब जमाए। हैं? उससे बुरी तरह चौंक कर आंखें फैलाई और मुंह से बेहास्ता ही निकल गया। जवाबन ईसा हंसा तो बस कुछ ही देर तानिया ने खामोशी का वक्फा दिया, फिर वो भी हंसती चली गई। मैंने कहा था ना आप हंसेंगी। ईसा ने मसनूई गुस्से से मुंह फुलाया, लेकिन वो बेफिक्री से हंसती ही रही। सॉरी, लेकिन जितना सोहेब का मसला इंतहा का संजीदा है, आपकी प्रॉब्लम इतनी ही गैर संजीदा है। मानता हूँ यार, इसीलिए सॉरी। वो यार कहने पर बीच राह में झींक कर रुक गया। कोई बात नहीं, आप आराम से अपना नुक्ता नज़र बताइए। मेरे पास अपनी इस शर्ट की कोई ठोस वजह नहीं। बस मैं इस कल्फ लगी ज़िंदगी से बेजार हूँ। मैं अपनी ज़ाती ज़िंदगी को बाहर की फॉर्मल ज़िंदगी से कतई मुख्तलिफ बनाना चाहता हूँ। मेरे घर में, मेरे रूम में मुझे सरदार नहीं दोस्त समझा जाए, लेकिन बिलीव मी, यहाँ कोई ऐसा नहीं जिससे ऐसी तवक्का की जाए। मुझे उनके कम पढ़ा लिखा होने पर कोई एतराज़ नहीं, क्योंकि ज़हनी हमांगनी कहीं भी हो सकती है। बस मैं इतना जानता हूँ, उनमें से कोई भी फ्यूचर में मेरी दोस्त बनने को तैयार नहीं होगी। तो आउट ऑफ फैमिली कोई लड़की आपकी नज़र में है? जी नहीं। तो फिर आपके लिए ऐसी लड़की कौन तलाश करेगा? वो कोई मसला नहीं, बस कोई मुझे इजाज़त तो दे। कोई यानी आपकी वालदा? जी, बस उनका ही मसला है। आपने अपनी शर्त उन्हें बताई? शर्त तो नहीं, हाँ ये कहा है कि मुझे ख़ानदान में ब्याह नहीं करना। फिर? बस हवा हो गई कि तुम भी सोहेब की तरह छोड़ो कोई शोशा। ओह! तानिया ने हंसी दबाई। तो बताइए क्या करूं मैं? रियली मुझे फौरी तौर पर तो बिल्कुल समझ में नहीं आ रहा कि क्या मशवरा दूं, लेकिन टाइम मिल जाए तो। ओह श्योर, ये मामला वैसे भी इमरजेंसी नौयत का नहीं है। आप आराम से सोच विचार कर लें। शुक्रिया, मैं इंशाल्लाह 2-3 दिन तक दोबारा बात करती हूँ। ओके, खुदा हाफिज़। ईसा ने कॉल ऑफ कर दी, जबकि तानिया उसके बाद भी देर तक ईसा के मामले को सोचे गई। सवात की गर्मियाँ घर से निकलने घूमने फिरने के लिए जितनी आइडियल है, हम सब उस हिसाब से बहुत सुस्त हैं सच्ची। रमशा उन्हें लिए किचन में आ गई थी। साथ साथ मैक्रोनीस बनाते और चाय पीते वो करीब आधे घंटे से खुशखबरियों में मसरूफ़ थी। बिल्कुल सही कहती हो, मैं तो खसूसन धक्का देकर निकलने वालों में से हूँ। वसीला मुस्कुरा दी। तरहीम को भी लाना था, वो तो बिल्कुल ही नहीं निकलती। वो तो निकलने के लिए हर दीवार फांद लेना चाहती है। इलियास जोर से हंसी। लेकिन अपने सड़ू भैया इंस्पेक्टर लगे हैं ना उन पर। अच्छा, वैसे मेरे इंस्पेक्टर भाई बहुत नरम दिल के हैं। रमशा ने मुस्कुराकर याद दिलाया तो एलिया और वसीला दोनों शर्मिंदा हो गईं। तुम्हें भी यही मिसाल मिली थी? वसीला ने हंसकर एलिया को थप लगाई तो उसने जुबान दांतों में दबाई। भाई मेरा मतलब है, वो इंस्पेक्टर होकर भी ओहदे का रौब जमा नहीं पाते। नहीं है, रौब तो है। वसीला जैसे बिल्कुल बेहास्ता बोली। तो रमशा और एलिया ने रुककर पलट कर उसे देखा। वसीला की नजरें मिली तो बुरी तरह झिमक गई। मेरा मतलब है, मतलब रहने दो। और ये गर्मा गर्म कॉफ़ी इंस्पेक्टर भैया को उधर बाएं हाथ की बैल्कोनी में दे आओ, आपके मुंतजिर बैठे हैं। रमशा ने एक बड़ा कप उसे थमाकर रुख मोड़ा तो वो भी दुपट्टा सेट करते बिना कोई तबसरा किए बाहर निकल आई। अब मुंसिफ ने घर बुलाया था तो यकीनन बहन को बताया ही होगा कि वो वसीला से कोई बात करना चाहता है। बाएं हाथ पर लाउंज में ही बैल्कोनी का दरवाज़ा था। ग्लास वॉल बैल्कोनी के शीशे और पर्दे मुकम्मल हटे हुए थे। बाहर ढलान और सामने की पहाड़ी का नज़ारा यहाँ से बहुत वाज़ेह और भला मालूम हो रहा था। मुंसिफ लकड़ी की कुर्सी पर बैठा था, हाथ में मोबाइल ले रखा था। वसीला की आमद पर सलाम करते मोतिब सा उठ खड़ा हुआ। वालेकुम सलाम। शुक्रिया। वसीला से कॉफ़ी का मग लेते उसे भी बैठने का इशारा किया। सॉरी, आपको यहाँ तक सहमत दी।
कोई बात नहीं, वैसे भी निकलना तो पड़ जाता है, आना जाना कहाँ रुक सकता है। जैसे उस रोज़ दादी वगैरह अचानक आ गए। वसीला, मुझे दरअसल इसी बारे में ही कुछ पूछना था। दिल में बहुत से सवाल थे, समझ नहीं आ रही थी बात को कहाँ से शुरू किया जाए। जी, मैं भी इस बारे में खुलकर बात करना चाहती हूँ। असल में अरहम की फैमिली, हम, आप, कहीं न कहीं तीनों एक दूसरे से जुड़े हुए हैं, तो ये बात हैरत में डालती है। ज़्यादा हैरत तो मुझे इस बात पर होती है कि हमारी उनसे रिश्तेदारी तो है, लेकिन जान-पहचान बिल्कुल नहीं। वसीला ने मज़ीद कहा, हाँ, ये तो अजीब है। तो ऐसा क्यों? मेरे बाबा जान ने अम्मी से पसंद की शादी की थी और हवेली में इस फैसले को पसंद नहीं किया गया। बस फिर कुछ इसी वजह से दूरियां बढ़ीं। और जी जी समझ सकता हूँ। और सॉरी, आपके पर्सनल मामलात को डिस्कस नहीं करना चाहता था। कोई बात नहीं, दरअसल मैं खुद जानना चाहती थी कि अरहम वगैरह कैसे लोग हैं, क्योंकि बावजूद रिश्तेदारी के हम अजनबी हैं। लेकिन मुझे ये बात समझ नहीं आई कि अचानक दोबारा से कैसे। जी, वो तो अरहम एक दिन अचानक ही हमारे घर आ गए। उन्होंने कहा कि बरसों पुरानी रंजिशों को भूलकर दोबारा एक हो जाना चाहिए। तो आंटी का क्या कहना है इस बारे में? क्योंकि बरसों पहले जो हुआ वो ज़्यादा बेहतर जानती हैं। उनका तो सिर्फ इतना मानना है कि अगर दादी भी यही चाहती हैं तो उन्हें कोई एतराज़ नहीं, क्योंकि दादी के कहने पर ही तो घर छोड़ा था। और ये नई बात, मुंसिफ का इशारा रिश्ते मांगने वाली बात की तरफ था। अम्मी कहती हैं तुम्हारे पापा की इतनी जायदाद है, इस तरह वो हमें वापस मिल जाएगी और मामों के फालिज का बाहर मुल्क में इलाज हो पाएगा। लेकिन जायदाद तो हक है और बिना शादी वगैरह के। मैंने भी यही कहा। वो सर झुका गई। जी तो वो कहती हैं अगर शादी से इनकार कर दिया तो इतनी मुश्किल से करीब आते रिश्तों में कुर्बत से पहले फिर दूरियां पैदा होने लगेंगी, और ये भी हो सकता है वो जायदाद देने से भी हिचकिचाने लगें। आप तो खुद वकील हैं, बाबा के हक के लिए केस। यही सब तो अम्मी नहीं होने देना चाहती। कहती हैं बात मुकाबले और ज़िद की आ गई तो क्या फ़ायदा फासले मिटाने का। वो कहती हैं पुरानी रंजिशें मिटाने के लिए नए रिश्ते जोड़ना ख़ानदानों में मामूल की बात हुआ करता है। ना सिर्फ दिल साफ़ हो जाते हैं, बल्कि मोहब्बत के रिश्तों में और ज़्यादा मजबूती आती है। उनकी बात से इनकार नहीं, ये सब इसी तरह होता आया है। लेकिन वसीला, फिर हम। मुंसिफ ने साफ गोई से फ़ौरन अपने दिल की बात रखी, जबकि ख्यालों में अक्सर वही सोचता था कि ये मरहला शायद ऐसी सुहानी राहों में आके कहीं बहुत दूर पड़ता है। और शायद कि ऐसा ही था। वसीला की झुकी पलकें खामोश लब बताते थे, क्या इसे ये बात सुनने के लिए यहाँ तक खुद कर चल के आना चाहिए था। मैं माफ़ी चाहता हूँ वसीला, ये मेरी ज़िंदगी का इंतहाई अहम कदम इस तरह उठाने का नहीं था। अदाब मोहब्बत के सख्त खिलाफ है कि आप मतलूब को अपनी जानिब बुलाएं, बजाय उसकी जानिब जाएं। कोई बात नहीं, हम इस बात को इग्नोर कर कर आगे बढ़ सकते हैं। वसीला ने मुस्कुराकर उसके आप जनाब का बार कम करने की कोशिश की। इस बार मुंसिफ भी हल्का फुल्का होकर हंस दिया। मुझे यकीन है फ्यूचर में अंडरस्टैंडिंग हमारा प्रॉब्लम कभी नहीं बनेगी। मुंसिफ को उसकी मौजूदगी में वजाहतें कम से कम देना पड़ती थीं। वो बिना कहे तकरीबन सब समझ लेने की अहलियत रखती थी। फ्यूचर के जिक्र पर अलबत्ता उठती पलकें फिर बिना उठे ही रह गईं, तो मुंसिफ को एक बार फिर अपनी कोताही ने माथा पीटने पर मजबूर किया। अल्लाह तुम्हें पूछे मुंसिफ। वसीला ने चौंक कर सर उठाया। सबसे पहले मुझे आपसे आपकी मर्ज़ी पूछना चाहिए थी वसीला, लेकिन मैं बराबर कुछ न कुछ ऐसा कहे जा रहा हूँ जैसे वहामी ताल्लुकात दो तरफ़ा की बुनियाद पर हों। आप पुलिस में आने से पहले खबरें पढ़ते थे? वसीला ने हंसी दबाकर पूछा, लेकिन मुंसिफ ने खुलकर कहका लगाया। मुझे भी अपने आधे जुमलों के दौरान ऐसा लगा जैसे मैं खबरनामा नशर कर रहा हूँ। मैंने कहा ना, हमारे बीच अंडरस्टैंडिंग ना होने का इशू कभी नहीं आ सकता। लेकिन हाँ, उसे फिर चौंक कर सर झटका। हर बात से पहले मुझे आपके हालात जानना है। मेरा मतलब है, मैं मैमूना को रिश्ता भेजने के लिए बुलवाना चाहता हूँ। अगर आपकी इजाज़त हो तो अरहम खान से पहले मेरी बहनें रिश्ता लेकर आ सकती हैं। मुझे अरहम खान के रिश्ते में कोई दिलचस्पी नहीं। मेरे लिए वो सब अनजान है। फिर अम्मी से दूर जाने को दिल नहीं मान रहा। मियांदम ही मेरा वतन है। घर छोड़ने के साथ साथ ये जगह भी छोड़नी पड़ जाए, इसके लिए दिल तैयार नहीं होता। और सर झुकाए वजाहत के अंदाज में अरहम के रिश्ते पर एतराज़ कर रही थी। मुंसिफ ने चेहरा संजीदा रखते हुए उसे बोलने दिया। बस
एक लंबी वजाहती बयान के बाद मुंसिफ ने हल्का सा मुस्कुराकर जवाबन इतना ही कहा, हमारे बीच अंडरस्टैंड करने का तो कोई मसला नहीं है। उससे मायने हेसी लहजे में उसी की बात याद दिलाई। चेहरा हल्की मुस्कुराहट से शगुफ्ता हो रहा था। पैदाइशी वकील लगती हैं। वो हंस दिया। बात निकलवाने का हुनर तो आपके पेशे का हिस्सा भी है। कुछ बातों का हुस्न निकलवा कर मालूम करने में नहीं होता। जी, ये मैं भी मानती हूँ। जज्बों की सच्चाई दिल से दिल तक अपने आप पहुँचती है। नहीं, यहाँ इसमें छोटा सा एक मसला है। मुंसिफ ने दो उंगलियों से छोटे का इशारा किया। वसीला खामोशी से देखे गई। दिल से दिल तक पहुँचने में आसानी तब होती है जब जज्बा दोनों तरफ एक जैसा हो। जहाँ एक दिल समझना ना चाहे, वहाँ दूसरे का जज्बा बेमानी होकर रह जाता है। ठीक है, दिल जीतना भी एक हुनर होता है। बाइस औक़ात एक तरफ की मोहब्बत दूसरे का दिल थोड़ा वक्त लगाकर सही, बहरहाल फ़तह से हमकनार ज़रूर हो जाती है। लेकिन ऐसा हमेशा नहीं होता। ये राहें बहुत कठिन हैं। यहाँ रास्ते हमवार कम पुरपेट ज़्यादा होते हैं। खुद को किसी धोखे से बचाने के लिए तवाज़ुन बरकरार रखना बहुत ज़रूरी होता है। मेरा आपको बुलाना भी ऐसी एक कोशिश समझ लें वसीला। मेरा ज़ाती ख़्याल ये है कि ऐसे मामलात में दिल धोखों की ज़द में आने को जैसे तैयार खड़ा होता है, जबकि ज़िंदगी के बाकी हर मामले में यही हम होते हैं कि बड़े ही ज़ीरक मामला फ़हम और हकीकत पसंद दिखाई देते हैं। लेकिन यहाँ आकर अपनी बसाई दुनिया का फ़रेब हमारी अक्ल समझ पर अंधेपन की पट्टी बांध देता है। आज आप मुझे मायूस कर देती तो फ़ैसला करना, पीछे हटना तकलीफ़ दे सही पर सहल ज़रूर हो जाता। लेकिन मेरी फैमिली को मनाना, वो मैं कर लूँगा इंशाल्लाह। और वो ज़रा देर को रुका। आपकी वकालत किस दिन काम आएगी? झिरा कीजिए बैरिस्टर साहिबा। कुछ तो होने वाले पार्टनर का बोझ हल्का करने की कोशिश होनी चाहिए। अब वो मुस्कुरा रहा था। सर से कितना बड़ा बोझ हटा था। वसीला के जवाबी अज़हार से। मैं जाऊं? वो उठने लगी। वसीला, मुंसिफ ने बेख्तियारी पुकार लिया तो वो उठ कर नहीं पाई। मुंसिफ के बुलाने पर ना जाने क्या था, उसकी नज़रें ऊपर नहीं उठ सकीं। मुझे शिद्दत से इंतज़ार रहेगा उस दिन का जब यहीं इसी बैल्कोनी में मिसिस मुंसिफ अपने हाथों से बनाई कॉफ़ी लिए यहाँ आकर बैठा करेंगी। फिर इस खुशगवार गर्मा गर्म कॉफ़ी के साथ हम आने वाली ज़िंदगी का हर मौसम एक साथ एंजॉय करेंगे इंशाल्लाह। वो हंसकर कहते हुए इस बार रुकी नहीं। मुंसिफ मुस्कुराकर उसे जाते देखता रहा। आंखों में मुस्तकबिल का इतना सुहाना सपना सजा था कि उस लम्हे वो पलकें तक झपकना नहीं चाहता था। वो आज सुबह से ही बिस्तर से ना निकली थी। गला खराब हुआ तो हल्की सी हरारत भी हो गई। अम्मी ने माथा छूते ही साफ मना कर दिया कि आज वो उसे हरगिज़ क्लिनिक नहीं जाने देंगी। और जब अम्मी इनकार करते तो कैसे मुमकिन था कि वो अपनी मर्ज़ी चलाती। लिहाजा सोई ही रही। अलबत्ता अम्मी की कोशिशों से ही अब पहर आने तक वो बिल्कुल फिट और फ्रेश महसूस कर रही थी। तभी मोबाइल हाथ में लिए वो बरामदे में आ बैठी। कुर्सी की पुष्ट से सर टिकाए आंखें मूंदे वो यूं ही बैठी थी जब मोबाइल पर कॉल आने लगी। रोशनी की वजह से उसे नाम दिखाई ना दे रहा था। बस बिना सोचे ही कॉल अटेंड कर ली। अस्सलाम वालेकुम डॉक्टर तानिया। एक मर्दाना आवाज़ ने बड़ी बेतकल्फ़ी से उसका नाम लिया था। वो चौंक कर सीधी हो बैठी। ज़हन उस आवाज़ पर गौर कर रहा था। मुझे लगा था शायद अब तक आपने मेरा नंबर मेरे नाम से ज़रूर सेव कर लिया होगा। उसके जवाब न देने पर आगे से मज़ीद कहा गया तो इस मर्तबा तानिया भी उसकी आवाज़ पहचान गई। ओह आप, सॉरी, वालेकुम सलाम। वो हंस दी। एक्चुअली मैं बाहर बैठी हूँ, मोबाइल स्क्रीन दिखाई नहीं दे रही। तो सही, सही। ईसा की फ़िलफ़ोर तसल्ली हुई। तो सब खैरियत? तबीयत वग़ैरह ठीक है आपकी? ईसा ने किसी कदर तशवीश से सवाल किया। आपको कैसे पता? वो हैरान होकर पूछ बैठी, जिस पर ईसा हंस पड़ा। आपको पता है मैं इस वक्त कहाँ से बोल रहा हूँ? जी, वो कुछ नहीं समझी। जनाब, मैं इस वक्त आपके बंद क्लिनिक के सामने खड़ा हूँ। इस बात पर अफसरदा और पेशमान हो रहा हूँ कि इतनी दूर से मेरा यहाँ आना बेकार चला गया। ओह! तानिया ने बेहसा अपने मुंह पे हाथ रखा। वो भी कितनी बुद्धू और यकदम गायब दिमाग बनी बैठी थी। ये वक्त उसके क्लिनिक में बैठने का था। सॉरी, वो आज गले के दर्द और बुखार की वजह से घर पर हूँ। माफ़ी चाहती हूँ आपको नाहक तकलीफ़ उठाना पड़ी। कोई बात नहीं। और ये बताएं, आपकी तबीयत अब कैसी है? वो अब अपनी गाड़ी में बैठकर उसे दोबारा स्टार्ट कर चुका था।
جی الحمدللہ، امی نے اسٹیم جو شاندار غرارے ٹائپ ہر ٹوٹکا آزمایا ہے مجھ پر، ٹھیک تو ہونا ہی تھا۔ وہ ہنس پڑی۔ چلیں شکر ہے، یہ تو اچھا ہوا۔ جی لیکن مجھے افسوس ہے کہ آپ کو بلا وجہ تکلیف اٹھانی پڑی۔ ارے ایسی کوئی بات نہیں، یہاں قریب میرا ایک دوست رہتا ہے، میں نے اس کو کال ملا لی تھی، وہ گھر پر موجود ہے، میں ابھی اسی سے ملنے جا رہا ہوں۔ اوہ اچھا، یہ تو ٹھیک ہو گیا پھر۔ اسے ایک کوئنہ تسلی ہوئی۔ اور سہیب ٹھیک ہے؟ جی میں یہی بتانے کے لیے آیا تھا، ابھی پچھلے روز باتوں باتوں میں اس سے آپ کا ذکر کیا۔ میں نے اس سے کہا کہ اپنے ایک دوست کے کسی مسئلے کے سلسلے میں میری ڈاکٹر تانیہ سے اتفاقیہ ملاقات ہوئی، اور مجھے لگتا ہے کہ تمہیں بھی ایک بار ان سے ملنا چاہیے، کیونکہ وہ ایک بہت اچھی مشیر ہیں، اور اچھی بات یہ ہے کہ وہ مان بھی گیا۔ یہ تو اچھی بات ہے، آپ مجھے بتا دیجیے کہ مجھے کن باتوں کا خیال رکھنا ہے۔ سب سے پہلے تو یہی کہ آپ نے اس کی زبانی اس کے حالات سنے گی، اس پر یہ ظاہر نہیں کرنا کہ آپ کو پہلے سے سب معلوم ہے۔ جی وہ میں سمجھ گئی، ایسا ہی ہونا چاہیے۔ باقی تو عیسیٰ سوچ میں پڑ گیا۔ آپ ہی بہتر بتا سکتی ہیں کہ کن باتوں کا خیال رکھنا ہوگا۔ آپ بے فکر رہیں، میں انشاءاللہ اچھی طرح سنبھال لوں گی۔ جی مجھے یقین ہے۔ عیسیٰ کے لہجے میں بھرپور اعتماد تھا۔ بہت شکریہ، وہ ممنون ہوئی۔ اور باقی سب خیریت رہی اتنے دنوں؟ جی بس وہی، امی اور میری بحث۔ وہ ہنسا تو بات تانیہ کی بھی سمجھ میں آ گئی۔ لا حاصل بحث؟ تانیہ نے بھی شرارت سے جملہ جوڑا۔ جی قطع لا حاصل۔ پھر آپ نے بھی تو کوئی عمدہ مشورہ نہیں نکالا اپنے دماغ سے؟ وہ بے حاصلہ شکوہ کر بیٹھا۔ اصل میں آپ کا مسئلہ یہ ہے کہ آپ کے پاس کوئی دوسرا آپشن بھی نہیں ہے امی کو بتانے کے لیے۔ پھر تو لگتا ہے مجھے ہی شوشہ چھوڑنا پڑے گا۔ یعنی امی کو لگتا ہے کہ اگر خاندان میں نہیں کرنا چاہتا تو پھر باہر سے کم از کم کوئی لڑکی تو ظاہر کروں۔ ایکچولی مجھے بھی ایسا لگ رہا ہے۔ وہ شوخی سے ہنسی۔ تو پھر ٹھیک ہے، پھر میں آج ہی انہیں ایک نام دے دیتا ہوں۔ کوئی فیک نام؟ وہ چونکی۔ تانیہ سرفراز کوئی فیک نام تو نہیں؟ جی اس کا گلا خشک ہوا۔ کوئی اعتراض تو نہیں آپ کو؟ لیکن آپ، وہ پوری طرح اٹک گئی۔ عیسیٰ کی بات قطعی غیر متوقع تھی۔ آپ کو سوچ بچار کے بعد؟ آپ کی بات درست ہے تانیہ کہ ایسا پرپوزل بنا سوچ بچار کے سامنے نہیں رکھنا چاہیے، لیکن آپ جانتی ہیں میں نے آپ کا نام کس وجہ سے لیا؟ کس وجہ سے؟ اس کی آواز نہایت گھٹی ہوئی سی تھی۔ زندگی میں کچھ واقعے بنا وقت کے انکشاف جیسے داخل ہوتے ہیں۔ میرا گھر سے نکلنا، یہاں تک آنا سراسر ایک معمول کی کارروائی تھی، لیکن یہاں پہنچنے پر جب میری نظر تالے پہ پڑی تو ایک دم ہی اندر کسی کمی اور مایوسی کے احساس نے بہت شدت سے غلبہ پایا۔ مجھے اس وقت خیال آیا کہ جس کام کے لیے میں اتنی دور سے اتنا سفر کر کے آیا ہوں وہ تو ایک فون کال پر بھی ہو سکتا تھا، لیکن میں نے یہاں تک آنے کے لیے خصوصی وقت نکالا۔ البتہ یہ حقیقت نہ مل پانے کی مایوسی کے بعد مجھ پر کھلی کہ دراصل یہ احساس کیا ہے۔ لیکن اگر آپ کچھ وقت لے لیتے؟ کیوں؟ کیا آپ کو لگتا ہے کہ آپ اپنے پارٹنر کی اچھی دوست نہیں بن سکتی؟ عیسیٰ مسکرا رہا تھا۔ پتہ نہیں، اسے دھڑکتے دل کے ساتھ کال کاٹ دی۔ پتہ نہیں عیسیٰ یہ بات کو کہاں سے کہاں لے گیا تھا۔ پتہ نہیں یہ سب ہونا چاہیے تھا۔ پتہ نہیں۔ باقی آئندہ ماہ انشاءاللہ۔